अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही ये होगी। बहुत सारे मतलब साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए और कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सकें। एंड हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। ओके, चलिए तो क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशन कोड के साथ। आपके लिए एक मोटिवेशन कोड। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है, तो अपना जज्बा रखिए जीतने का। किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। लेकिन वक्त कैसे बदलेगा? तो आपके मेहनत से वक्त बदलेगा। ठीक है, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपका एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम आप ये मोटिवेशन इसलिए डालते हैं ताकि आप मोटिवेट हो और पढ़ने में आपका ध्यान लगे। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ओके बच्चों, चलो क्लास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं आपके पैरामेडिकल के पेपर में, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं पूछा गया है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलो पढ़ते हैं उसे। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पादपों के शरीर में कार्बन किस रूप में पहुंचता है। पादपों यानी प्लांट बॉडी में कार्बन किस फॉर्म में, कार्बन का कौन सा फॉर्म पहुंचता है। तो क्या CO के रूप में, या कार्बोनेट के रूप में, या जल के साथ मृदा के रूप में, या उपयुक्त सभी में। यानी पहला क्या बोल रहा है, CO के फॉर्म में प्लांट बॉडी में कार्बन पहुंचता है, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर जल यानी वाटर और सॉइल का मिक्सचर के रूप में, या फिर इन सभी रूप में से, इन सभी तरीक़ों से वाटर नहीं, कार्बन प्लांट बॉडी तक पहुंचता है। ओके, तो किस फॉर्म में पहुंचता है, जिसको इसको आंसर आता है जल्दी जल्दी आप लोग लिखो। तो आप लोगों को पता है किस फॉर्म में पहुंचता है, CO के फॉर्म में पहुंचता है, जिसमें CO या CO2 के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि CO2 के फॉर्म में पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। ठीक है, जिससे प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है, फूड बनता है। ओके, तो क्या होगा, CO के रूप में, या फिर CO2, या फिर नहीं CO2, कहीं कहीं CO2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में CO दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, बट CO के रूप में क्या करता है, कार्बन प्लांट बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, और CO2 का यूज़ कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होता है तब जाके प्लांट को एनर्जी मिलता है और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो बच्चे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विकिरण प्रदूषण किसके द्वारा फैलता है। विकिरण प्रदूषण किसके द्वारा फैलता है, रेडियोधर्मी पदार्थों से, या फिर मोबाइल टावर से, या वाईफाई से, या इन सभी से। या आप लोगों को पता होगा 100% विकिरणी प्रदूषण यानी रेडिएशन पॉल्यूशन। क्या है, रेडिएशन पॉल्यूशन। ओके, तो ये आप लोगों को पता हो कि ये विकिरणी प्रदूषण होता क्या है। तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो हम ह्यूमन बॉडी में कैंसर हो सकता है, आई रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी ही नहीं, एनिमल बॉडी कह लो। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रेडिएशन पॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये ये फैलता किस किस के द्वारा है, तो इन सभी के द्वारा फैलता है। ओके, मोबाइल टावर से, वाईफाई से, या फिर रेडियोधर्मी पदार्थों से। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो क्या बोल रहा है, रुधिर का थक्का बनने में सहायक है। क्या है, रुधिर का थक्का बनने में सहायक है। रुधिर यानी क्या कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है। ठीक है, लाल, तो ऑप्शंस क्या है हमारा, लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर
कणिकाएं या फिर रुधिर, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन सा सेल? ठीक है, तो देख लो रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, बॉडी टिश्यू तक। कहाँ? बॉडी टिश्यू तक। और फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेता है, या फिर इम्प्योर, आप ऐसे बोलो कि इम्प्योर ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाएं का काम क्या है? आप लोगों को पता होगा। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। जो बाहरी इन्फेक्शन होते हैं उससे हमारे ब्लड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी बचाता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो ये क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग यानी बच्चों थक्का जमने में। क्या? थक्का जमने में। सपोज अगर आपका हाथ कट जा रहा है तो क्या सबसे पहले आपका बॉडी ना कहेगा यार हाथ कट गया है, वहाँ से ब्लड पास हो रहा है, तो ब्लड प्लेटलेट्स को ये मैसेज भेजा जाए कि वहाँ जाके क्या करना है? ब्लड क्लॉट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो थोड़ी है कि ब्लड ये क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स एक जगह घर बना के रहता है, या फिर WBC या फिर RBC, ये सब फ्लोट करते रहते हैं आपके ब्लड में, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि जहाँ कटा ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, ब्लड खून बहना शुरू हुआ, तो क्या हो जाता है? थोड़ी देर बाद ब्लड प्लेटलेट्स अपना काम करना शुरू कर देता है और वो थक्का जमाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, यानी ब्लड पास होना बंद हो जाता है। ओके, तो चलो इसी के साथ आप लोग को, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता होगा, रुधिर प्लेटलेट्स। किसका? ब्लड प्लेटलेट्स का वर्क क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या चीज़ में? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन और ये आप सभी को पता है, हमको 100% पता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? साम्राज्य या वर्ण या फिर फाइलम या फिर प्रजाति। तो इसका क्या क्या कहते हैं? इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है, प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं, यानी प्रजाति कहते हैं, ठीक है। ये सीधा स्पीसीज का डिफिनीशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टाइम कॉल्ड स्पीसीज। ओके, ये NCERT का क्वेश्चन है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज इसमें कोई डिस्कशन है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? आप लोग पढ़ो जल्दी जल्दी और क्वेश्चन का आंसर करो। चलो इसको रीड करते हैं। निम्नलिखित पादपों समूह में से किसमें संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है? यानी प्लांट ग्रुप वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट किसमें होता है? इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। तो पहले किसका बात कर रहा है? आवृत बीजी में या फिर ट्राइक्योफाइटा में या फिर अनावृत बीजी में, ठीक है, या फिर ब्रायोफाइटा में। तो ये सबको पता है कि वेस्कुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है? तो आवृत बीजी में होता है, यानी क्या होता है? संवहन उत्तक उपस्थित होता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटा में भी उपस्थित होता है, अनावृति बीजी में भी उपस्थित होता है। तो किसमें उपस्थित नहीं होता है? ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है, यानी संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है। कहाँ? ब्रायोफाइटा में। कहाँ होता है बच्चों? ब्रायोफाइटा में, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है? हार्मोन जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं वह स्रावित होता है। यानी क्या बोल रहा है? हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर सेक्रेटेड। मतलब कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है किसको? उपापचयी क्रियाओं को। किसको? उपापचयी क्रियाओं को। ओके, वो कहाँ से सेक्रेट होता है? वो कहाँ से स्रावित होता है? किस ग्लैंड से स्रावित होता है? तो जिसको इसका आंसर पता है वो लोग प्लीज़ कमेंट में लिख दो। आप लोग को दिख रहा होगा ना कि ग्लैंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ग्लैंड के बारे में जितने भी बेसिक टर्म्स है या फिर थोड़ा हटके या फिर थोड़ा लेवल बेस्ड पैरामेडिकल के बेस से सोचकर सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, और जो सीरियसली चाहता है कि इस साल उसका सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ फोकस करो। और ग्लैंड से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, देख ही रहे हो क्वेश्चंस में। फंगी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, एंजियोस्पर्म वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से पूछता है, क्रेब्स साइकिल से पूछता है। तो ये लोग आप लोग कंफर्म कर लो, ठीक है, ताकि जो भी इससे क्वेश्चन
कितना भी टेढ़ा करके आना वो आपका 100% सही होना चाहिए, मतलब मार्क्स उठने चाहिए उस क्वेश्चन से। ओके, तो चलो बात करते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड की, यानी पीयूष ग्रंथियों से। क्या पीयूष ग्रंथियों से हो उपापचयीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या वो स्रावित यानी बॉडी सेक्रेटेड होता है वो हार्मोन, या फिर थायराइड ग्लैंड से, या फिर अधिविकृत ग्रंथियों से, या फिर अग्नाशय से। यानी किससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल होता है और कहाँ से सेक्रेट होता है वो, तो प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो प्यूटिटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये मैं उस दिन भी बताई थी कि ये थैलमस, हाइपोथैलमस नाम का ब्रेन में एक पार्ट होता है, वहाँ से सेक्रेट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, यानी उपापचयीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। और पता है ये नियंत्रित करने के बाद ये दो ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम T3 और T4 हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके बॉडी के बहुत ऐसे पार्ट्स को रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है। जैसे हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर समझ ही रहे होगे, बॉडी वेट, ये सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, T3 को भी बोलते हैं, आप पूछोगे कि T3 को क्या बोलते हैं, तो T3 को बोलते हैं ना थायरॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, और T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब एड्रेनल ग्लैंड की बात कर लें, तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, पैनक्रियास से बाइल प्रोड्यूस होता है, और बाइल क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर पाया जाता है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, और वह वहीं से सेक्रेट होता है। यानी ये जो हार्मोन है, जो हार्मोन आपके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से होता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड से वो हार्मोन सेक्रेट होता है जो आपके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, बच्चों आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी जो आपके आगामी पैरामेडिकल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बच्चों आज के सेशन का मुख्य जो पॉइंट रहेगा, हमारा मुख्य जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो समास और संधि टॉपिक से रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 1, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। हाँ बच्चों पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। इसमें दो चीज़ें दे रखा है, सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुटे तो उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें सरल और मिश्र होगा दोनों, तो वो वाक्य ना तो सरल होगा ना मिश्र होगा, है ना। ये क्लियर है, ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है भाई कि वो वाक्य ना तो सरल होगा और ना ही मिश्र होगा, और वो भी किसके साथ जुटा हुआ हो, अवयवी के साथ, है ना। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, और ऑप्शन सी है बच्चों संयुक्त, और ऑप्शन डी है आश्रित वाक्य। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर है बच्चों। देखिए अगर आप लोग को इसमें कोई डॉट है तो मैं बता दूं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं बच्चों। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और एक मिश्र वाक्य हो, है ना, और जो किसी अवयव के द्वारा जुड़ता हो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, राम आया और दिनेश गया,
राम आया और दिनेश गया। देखिए यहाँ पे ये अवयव के द्वारा ये दोनों सेंटेंस आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। राम आया एक अलग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, और दिनेश गया एक दोनों सिंपल सेंटेंस है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है ना। और जो है बच्चों समुच्चय बोधक अवयव है ना। इसलिए जब दो या दो से अधिक वाक्यों बच्चों सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, सरल वाक्य वैसे वाक्य को कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, बस। एग्जाम्पल, पानी बरस रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, है ना। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और बाकी शेष आश्रित उपवाक्य हो, है ना। एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य की एक खास विशेषता है बच्चों कि इसमें बहुत सारे मैक्सिमम वाक्य में कॉमा लगे हुए होते हैं। क्या रहते हैं, कॉमा। जैसे जब मोहन आएगा कॉमा तब मैं जाऊंगा, है ना। और बच्चों हमारा लास्ट ऑप्शन है आश्रित वाक्य। बच्चों आश्रित वाक्य नहीं होता है बल्कि आश्रित उपवाक्य होता है, इसलिए ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी उपसर्ग और ऑप्शन डी है प्रत्यय। बताइए उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। क्योंकि उपसर्ग तो शब्द के पहले लगाया जाता है लेकिन प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, शब्द के बाद लगाया जाता है। क्लियर है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, किंतु यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाद में लगाया जाता है ना, तो बाद में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मैं बता दूं महान, अगर इसमें ता लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ता। तो ता क्या है भाई, ये ता प्रत्यय है, ता क्या है, प्रत्यय है। तो ये बन जाएगा क्या जी, महान ता, है ना। महान में ता प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया, महानता। अच्छा बच्चों अब समास किसे कहते हैं। समास बच्चों समास दो या दो से अधिक पदों का मेल से जो है ना विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। हाँ पदों का मेल, समास में किसका मेल होता है बच्चों, पदों का मेल होता है। क्लियर है। संधि में किसका मेल होता है बच्चों, संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है बच्चों, वर्णों का मेल होता है। क्लियर है। अब है उपसर्ग। तो बच्चों उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। क्या, जैसे अज्ञान, ज्ञान के पहले अगर आ लगा दिए बच्चों तो क्या बन गया, अज्ञान, है ना। इसमें आ उपसर्ग है तो ये हो गया उपसर्ग। क्लियर है। तो जो शब्दांश शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यय कहते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 बच्चों, प्रश्न संख्या 3 जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, है ना, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है बच्चों, ना उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु बल्कि बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी है बच्चों नया समास। बताइए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन को समझिए बच्चों। जिस समास में प्रयुक्त शब्द में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है ना, यानी कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा, है ना, बल्कि कोई तीसरा पद इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, उस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसे बहुव्रीहि समास क्यों कहते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास का कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, लंबोदर। क्या लिए मैं, लंबोदर, है ना। अगर मैं इसका समास विग्रह करती हूँ, है ना, या फिर मैं इसका ये बताऊं कि प्रथम पद लंब होगा और उत्तर पद उदर होगा, है ना,
तो बच्चों लंबा है जिसका उदर, है ना, अर्थात श्री गणेश। यहाँ पर तो ना लंबा प्रधान है बच्चों, ना उदर प्रधान है। लेकिन जब ये दोनों पद मिलता है और एक शब्द का निर्माण होता है, एक पद का निर्माण होता है लंबोदर। और लंबोदर से हम दुनिया भर में जानते हैं, लंबोदर किनके लिए प्रसिद्ध शब्द है, किनका पर्यायवाची है, श्री गणेश का, है ना। यानी कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है, यानी गणेश। यहाँ पे तीसरा पद क्या है बच्चों, गणेश है। समझ में आया। तो ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि बाहर का कोई शब्द आकर के प्रधान बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, बहुव्रीहि कहलाता है। अच्छा, ऑप्शन ए में बच्चों द्विगु समास। बच्चों द्विगु समास किसे कहते हैं? बच्चों द्विगु समास वैसे समास को कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रथम पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है ना, और बीच में जो है योजक चिन्ह होता है। बीच में क्या होता है, सॉरी बच्चों, ओ नो, मैं द्वंद का बता रही हूँ। द्विगु में क्या होता है बच्चों कि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है ना। प्रथम पद क्या होता है बच्चों, संख्यावाचक होता है, और इससे संख्या का बोध होता है। जैसे देखिए अठन्नी, है ना, चौराहा, इसमें प्रथम पद क्या है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण है ना। चार राहों का समाहार, आठ आना का समाहार, है ना। कर्मधारय किसे कहते हैं बच्चों, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। क्लियर है। चलिए नीचे एक ऑप्शन और था बच्चों, नया समास। बच्चों पहले समास के जब हम लोग पढ़ते थे, आज से 10 साल पहले, तो बहुत सारे बुक में रहता था कि समास के 7 भेद होते हैं, नया समास, है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, समास के 6 भेद है। जबकि नया समास को बच्चों कर्मधारय समास के अंतर्गत डाल दिया गया है ना। नया समास क्या होता है बच्चों, इससे नकारात्मकता का बोध होता है ना। जिस समास से नकारात्मकता का बोध हो वो नया समास कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अकाल, है ना। अकाल का मतलब क्या होता है बच्चों, अकाल का मतलब होता है ना काल, है ना। अकाल का मतलब क्या होता है, ना काल, है ना। जिसमें निगेटिविटी आता है वो नया समास कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है, जीव जंतु कौन सा समास है। जीव जंतु कौन सा समास है, बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। बताइए बच्चों जीव जंतु कौन सा समास है। बिल्कुल राइट बच्चों, आप लोग इसका सही आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो है बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, है ना। जीव जंतु कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह करते हैं बच्चों। चलिए, तो जीव जंतु का समास विग्रह होगा जीव और जंतु, जीव और जंतु। क्लियर है। बीच में योजक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कौन स्वर संधि का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के बच्चों कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं भाई। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला है बच्चों दृष्टि संधि, ऑप्शन बी है। दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है। गुण संधि, ऑप्शन डी है। यन संधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। जी हाँ बच्चों, आप लोग सही जा रहे हैं। दृष्टि संधि, दृष्टि कोई किसी का भेद नहीं है बच्चों, दृष्टि संधि, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, दृष्टि संधि। तो आप लोग पूछ रहे होंगे मैम स्वर संधि का अगर 5 भेद है तो कौन कौन है। देखिए बच्चों, दीर्घ गुण यन, ये 3 तो यहीं पे दे रखा है, ये 3। अब मैं चौथा नंबर बताती हूँ, दीर्घ गुण यन वृद्धि। चौथा क्या होता है बच्चों, वृद्धि, है ना। और पांचवा होता है बच्चों अयाद, अयादि संधि। क्लियर है। यही स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 6 है, जी हाँ
मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। जी हाँ, आगे भी इसमें आदि बोधा लगा हुआ बच्चों। जी हाँ, मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? विस्मयादि बोधक बच्चों कोई निपात नहीं है, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, है ना। निषेधात्मक, बलदायक, प्रश्नबोधक या विस्मयादि बोधक। मैंने तो एक ऑप्शन अब पहले से ही छाट रखा है, आप लोग बताओ। मैं सेंटेंस को दोबारा से पढ़ती हूँ, आप लोग इसका आंसर दो। जी हाँ, मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। बताओ किस तरह का निपात है इसमें, कौन सा निपात है इसमें? जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जब ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो इसमें फोर्स दे रही हूँ, है ना बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वलदायक निपात, है ना। जी हाँ, मैंने काम करना आरंभ कर दिया, है ना। कोई एकदम बहुत ही कंफर्मेशन के साथ जोर दे करके, है ना, निश्चिंता के साथ बता रहा है, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। निषेधात्मक तो हो नहीं सकता, क्योंकि निषेधात्मक में बच्चों मना करना है, तो इसमें मना तो करना है नहीं। अब बात रही प्रश्नबोधक की, तो इसमें प्रश्न पूछने का तो बोध हो नहीं रहा है, और मैं आप लोग को पहले ही बता दिया विस्मयादि बोधक जो है निपात नहीं होता है ना, ये अवयव है। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है उन जोड़ यन, ऑप्शन बी है बच्चों उन जोड़ यन, ऑप्शन सी उन जोड़ नयन, है ना, ऑप्शन डी है बच्चों उत जोड़ नयन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग को अगर नहीं पता तो पहले मैं बता देती हूँ कि उन्नयन किस संधि का उदाहरण है। बच्चों उन्नयन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। क्लियर है? चलिए बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत जोड़ नयन। अब क्यों होगा, बात ये आती है कि क्यों होगा भाई उत जोड़ नयन, है ना। तो देखिए व्यंजन संधि जब हम पढ़ते हैं तो स्वर में तो भाई 5 भेद है, लेकिन व्यंजन के कोई भेद नहीं है। लेकिन व्यंजन में बच्चों 10 से 15-20 नियम पढ़ वहाँ पे दे रखा है ना बुक में। ये बच्चों ये है कि जब क च ट त प के बाद, है ना, जब क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का अगर 5वां वर्ण है ना, क च ट त और प के बाद, है ना जी, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आए? 5वां वर्ण आए। किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आए तो क च ट त बच्चों अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए ता के बाद ना आया है, ठीक, तो अब ता का जो है 5वां वर्ण वो क्या होगा बच्चों? ना होगा। तो यहाँ पे एक ना ऑलरेडी था बच्चों, एक ना ता का आधा ना आया, तो ना जुट गया, यानी कि बन गया उन्नयन। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ता का यहाँ पे क्या हो गया? ना हो गया, है ना, बन गया उन्नयन, उत जोड़ नयन। ठीक, क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, है ना। अगर पसंद आया बच्चों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग शेयर करिए हमारे साथ, क्योंकि बच्चों हम आप लोगों के लिए ही हैं, है ना। हम और हमारी टीम आप लोगों के लिए ही है, इसलिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। बाकी बच्चों आप लोग प्रीवियस जो भी क्वेश्चन मैं पिछले कुछ दिनों से करवाई हूँ उसको आप रिपीट करिए, रिवीजन करिए, और जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैम आप 15 क्वेश्चन बता रही हैं, ठीक है मैं 15 बताती हूँ, लेकिन उन 15 की मदद से आप 50 तक पहुँचते हैं, 75 तक पहुँचते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। क्लियर है? चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
ओके।